Dear children, welcome in your English class. Today I will teach you the 8th chapter of your English book Rainbow. The title of the chapter is Gulliver in Lilliput. We came to know about the voyage of Gulliver to the country of Lilliput in the previous class. Today is the second part where we will cover some language portion as well as exercises. The learning outcome is, children, you will be able to know about homophones, singular plural and comprehension. उम्मीद है आप अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स लेकर बैठ गए होंगे। तो जो होमवर्क दिया था वो तो आपने कर लिया होगा और पिछली क्लास में हमने जो जाना कि गुलिवर कौन था, वह लिलीपुट कैसे पहुंचा, वहां उसने क्या क्या खाना खाया और तो और वहां के राजा के साथ उसका हाथ मिलाना भी एक दिलचस्प किस्सा था। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस रिवाइज द स्टोरी। Gulliver was a sailor. He traveled into several remote countries of the world. Once his ship wrecks and he swims for his life. He comes to the shore of the country Lilliput. Here he is made a prisoner. His legs, his arms, his long hair are fastened to the ground on each side. He was not able to move a bit and he does not know anything about that place. When he tries to up his head, he sees that some short people, some tiny people are roaming here and there and some are on his chest and stomach. He tries to up his head and come to know that this island is Lilliput. Lilliputians' language is not understood by him, so he signals that he wants drink and food. The people of Lilliput bring baskets of meat and several loaves of bread for him. Soon he becomes their friend. Emperor and Gulliver spend a very great time over there. After some time he longs for his family and finds that they have made a boat for him and he sails off and says goodbye to them, never to meet again. यहाँ हम स्लाइड में भी देख सकते हैं कि गुलिवर जो एक फैमिली में रहता था, एक सर्जन था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह एक समुद्रिक जहाज पर कप्तानी करे। उसका यह सपना पूरा होता है, लेकिन एक बार जब वह समुद्र में था तो बहुत भयंकर तूफान आता है। तूफान में उसका जहाज खत्म हो जाता है, डूब जाता है और उसके जो क्रू मेंबर्स थे, साथी थे, वो भी डूब जाते हैं। किसी तरह वह तैरकर अपनी जान बचाता है और कहाँ पहुंच जाता है बच्चों? लिलीपुट में। वहां के छोटे छोटे लोग उसको बंदी बना लेते हैं और राजा के सामने ले जाते हैं। तो राजा के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि भले ही वो बहुत बड़ा था देखने में, लेकिन उसने बुद्धिमत्ता से काम लिया। जहां सुई काम आए वहां तलवार नहीं दिखानी चाहिए। यदि वो चाहता तो वहां के लोगों को मसल सकता था, लेकिन नैतिकता बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। और उसने वहां के लोगों के साथ दोस्ती की, उनकी बहुत सी समस्याओं का निराकरण भी किया, दुश्मनों से लिलीपुट को बचाया। फिर थोड़े दिनों बाद अपनी फैमिली से मिलने वह लिलीपुट से रवाना हो जाता है। ये थी हमारी कहानी। अब हम देखते हैं इस कहानी को किसने लिखा और उसके बारे में भी कुछ जानते हैं। जोनाथन स्विफ्ट. This is the name which is widely acknowledged as the greatest prose satirist in the history of English literature. He was born on 30 November 1667 in Dublin, Ireland, and died on 19 October 1745 in Dublin, Ireland.
ही वॉज आयरिश। और ये जो कहानी थी ये कैसी थी? फैंटेसी। अब बच्चों फैंटेसी क्या होता है? फैंटेसी इज ए जॉनरा ऑफ फिक्शन दैट यूजेस मैजिक और अदर सुपरनैचुरल एलिमेंट्स इन इट्स मेन प्लॉट और सेटिंग, और इट टेक्स प्लेस इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड। जैसे इस संसार में कहीं लिलीपुट नहीं है, वैसे ही इस संसार में कहीं भी 6 इंच से छोटे लोग नहीं पाए जाते हैं। ये केवल कल्पना में ही संभव है, और ये कल्पना को साकार किया जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी बुक जिसका नाम था गुलिवर्स ट्रैवल, और उस बुक के प्रथम भाग में से यह कहानी ली गई है। इस कहानी में आए हुए कुछ शब्दों को हम यहाँ देखते हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं बच्चों। आप इस पाठ को देखिए, इसमें पढ़िए, कुछ नए शब्द आपको मिलेंगे, उनमें से कुछ यहाँ लिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज वॉयज, VOYAGE, वॉयज। वॉयज मीन्स समुद्री यात्रा। लिसन, LISTEN, लिसन मीन्स सुनना। यहाँ पर S हमारा साइलेंट नहीं है, लेकिन क्या साइलेंट है बच्चों? T। अब ये नया वर्ड है, लिसन मीन्स होता है सुनना, ये नया वर्ड हमारा आइलैंड है, इसमें S जो है वो साइलेंट है। इसका मीनिंग होता है भूमि का वह छोटा सा भाग जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। नेक्स्ट वर्ड इज फियर्स। फियर्स मीन्स होता है भयंकर, FIERCE। स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म मीन्स तूफान। सैंक, सिंक मतलब होता है डूबना, उसकी सेकंड फॉर्म है सैंक, डूबा हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्ड ऑफ, SAILEDOFF, मतलब पानी में से जाना। नेक्स्ट इज लोव्स, LOAVES, लोव्स मीन्स टुकड़े, किस चीज के? रोटी के। नेक्स्ट है हमारा वर्ड जायंट, GIANT। जायंट मीन्स होता है बहुत बड़ा आकार का, जैसे दानव। तो हमने ये जो है वर्ड्स देखे। अब इन वर्ड्स के ऊपर एक एक्टिविटी है जो हम करते हैं। यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं बच्चों, इनके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। जो नया और सही ऑप्शन है उस पे हमें टिक करना है। सेलर क्या होता है? इसके 3 ऑप्शन देखिए। अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन, अ पर्सन हु सेल्स अ शिप, अ पर्सन हु ड्राइव्स ए कार। जो बच्चों कार चलाता है वो तो ड्राइवर होता है, और जो प्लेन चलाता है वो तो पायलट होता है। तो राइट आंसर इज अ पर्सन हु सेल्स अ शिप। नेक्स्ट इज वॉयज, जैसे कि हम अभी पहले भी देख चुके हैं अपनी बुक में। वॉयज का मीन्स होता है लंबी यात्रा, कौन सी? समुद्री। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, अ लॉन्ग जर्नी बाय सी, अ लॉन्ग जर्नी बाय एयर, अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन। सो दिस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज आइलैंड, a small area of water surrounded by land, a small area of land surrounded by mountains, a piece of land surrounded by water. So this is the right answer, a piece of land surrounded by water. भूमि का वह छोटा सा भाग जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, उस स्थान को हम हिंदी में टापू बोलते हैं। स्टॉर्म, स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। A bad weather with a lot of rain and winds, bad smell from a gutter, a bad weather due to snowfall। बर्फबारी से जो मौसम खराब होता है वो तूफान है, या बैड स्मेल फ्रॉम ए गटर वो तूफान है, या बैड वेदर विद a lot of rain and winds। So the first one is the correct option. Next is king। राजा कौन होता है बच्चों? A man who gives judgment, a man who fixes all things, a man who rules a country। तो ये जजमेंट देता है वो न्यायाधीश, और जो फिक्सेस करता है चीज को वो होता है इंजीनियर। लेकिन अ मैन हु रूल्स अ कंट्री, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वीन। हम सब जानते हैं राजा की पत्नी को रानी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको टिक करना है एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्वीन के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो। अ वुमन हु ऑफर्स प्रेयर इन ए टेम्पल, वो तो पुजारिन हो गई। अ मैन हु इज द वाइफ ऑफ ए किंग, राजा की जो पत्नी है वो कौन हो गई? क्वीन। अ वुमन हु टेक्स केयर ऑफ सिक पीपल, अरे वो तो नर्स होती है। नेक्स्ट इज जायंट।
जायंट बहुत बड़े आकार का, हम हिंदी में जान चुके हैं इसका मीनिंग, इंग्लिश में देखते हैं क्या अप्रोप्रिएट है। अ पर्सन विद मैजिकल पावर्स, नो, मैजिकल पावर्स वाला तो मैजिशियन होता है, जादूगर। अ पर्सन विद लीन एंड थिन बॉडी, नो, पतले दुबले को हम जायंट नहीं बोल सकते। जायंट कौन होता है? एन एक्सट्रीमली लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन। नेक्स्ट इज शिप, a large truck carrying cargo by road, a large boat carrying passenger or cargo by ship, a boat for missile launching, no, this is the right option, a boat carrying passenger or cargo by ship. Here are homophones. What are homophones? homophones क्या होते हैं? वह शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि एक जैसी प्रतीत होती है परंतु मीनिंग एंड स्पेलिंग हमेशा अलग होते हैं। Words having same pronunciation but different meaning and spelling are called homophones. यहाँ एक टेबल दी गई है, इसमें वर्ड्स हैं, देखिए, 8 8, टेल टेल, नो नो, होल होल, राइट राइट, सी सी, कास्ट कास्ट, मीट मीट, टाइट एंड टाइट। बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन स्पेलिंग अलग है। अब देखिए इनके मीनिंग क्या होते हैं। 8 ये होता है संख्या 8, इसको ईट का सेकेंड फॉर्म यहाँ 8 लिखा गया है तो मतलब खाया। टेल, टेल मतलब कहानी, इस टेल का मतलब होता है पूंछ। नो नो, यहाँ पर के साइलेंट है, इसका मीनिंग होता है जानना, इसका मीनिंग होता है नहीं। नेक्स्ट वन इज होल, होल मीन्स छेद, इस होल का मीनिंग होता है पूरा। राइट, राइट मीन्स होता है सही, इस राइट का मीनिंग होता है लिखना, इसमें डब्लू साइलेंट है बच्चों। यहाँ है ये सी, सी मीन्स देखना। नेक्स्ट सी इज समुद्र। कास्ट, कास्ट मतलब दे देना, जैसे हम चुनाव में अपना वोट दे देते हैं, ये कास्ट है जाति। ये मीट है, इसका मीनिंग होता है मिलना, और ये मीट इसका मीनिंग होता है मांस। टाइड मतलब बांधा हुआ, टाई को सेकंड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो टाइड लिखेंगे, और ये टाइड होता है ज्वार भाटा, जब समुद्र की लहरें तट से टकराती हैं और टकराकर वापस समुद्र में चली जाती हैं तो वो टाइड कहलाती हैं। नेक्स्ट वी हैव सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर बच्चों जैसा कि इसके नाम से प्रतीत है, सिंगल मीन्स वन, प्लूरल जब एक या एक से ज्यादा के बारे में हम बात करें तो हम उसे प्लूरल बोलते हैं। सिंगुलर मीन्स जस्ट वन ऑफ द पर्सन, एनिमल एंड थिंग विच द नाउन रेफर्स टू। प्लूरल मीन्स मोर देन वन। जब हम काउंटेबल नाउन के साथ एस का प्रयोग कर देते हैं तो वो नाउन प्लूरल में गिना जाता है, जैसे ए बुक, उसका प्लूरल हो जाएगा बुक्स। डॉग डॉग्स, काउ काउज, गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, एन एंट एंट्स, एन ऑरेंज एन ऑरेंजेस नहीं होगा बच्चों, इसका क्या होगा ऑरेंजेस। डे, इसमें सिंपल हमने एस लगाया तो हमारा हो गया डेज। काउ, इसका हो गया काउज। नेक्स्ट है बॉक्स। जिन नाउन्स के एंड में एक्स या सी एच या एस आता है उनको जब हम प्लूरल करते हैं तो ई एस जोड़ देते हैं, जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, वॉच का वॉचेस, और ये है बस, बस का बसेस कर देंगे। अब ये है, देखो बच्चों इस वर्ड के एंड में ये वाई लिखा हुआ है। जब ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जैसे डेयरी, डायरी, पपी, बटरफ्लाई, तो इनको प्लूरल बनाते समय हम इसमें आई ई एस को जोड़ देते हैं, जैसे डेयरीज। अब शीप है बच्चों, कुछ ऐसे हमारे पास नाउन होते हैं जो प्लूरल में भी जिनमें कोई चेंज नहीं होता है, सेम के सेम रहते हैं, जैसे शीप हो गया, डियर हो गया, इसका डियर ही होगा प्लूरल, शीप का शीप ही होगा, इसी तरह हेयर का हेयर ही होगा।
ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हमें न्यू वर्ड्स प्राप्त होते हैं, जब हम उन्हें प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे मैन का मैन, वुमन का वीमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब ये बच्चों देखो, ऐसे वर्ड्स जिनके एंड में एफ हो या एफ ई हो, उन्हें हम जब प्लूरल में चेंज करते हैं तो क्या लिख देते हैं, वी ई एस का यूज कर देते हैं, एफ को रिमूव करते हैं, एफ ई को रिमूव करके वाई हो जाएगा, ये हो गया प्लूरल। तो प्लूरल भी आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब अपनी अपनी कॉपी में जल्दी से लिखना शुरू करो बच्चों, देखते हैं कौन कितनी जल्दी लिखता है। फर्स्ट वन इज, what was the name of the sailor? Answer is, the name of the sailor was Gulliver. Name the island Gulliver reached after the storm. Gulliver reached the Lilliput Island after the storm. Next is, how was the people of Lilliput Island? The people of Lilliput Island were very tiny. Next is question, according to you, what was the funniest thing about the people of Lilliput? It's obvious बच्चों, उनका साइज ही सबसे funniest चीज थी। The funniest thing about the Lilliputians was their own size. Now we come to how to frame question sentences. हम इंग्लिश में क्वेश्चन के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं और वो क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे शुरू किए जाते हैं और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं। Look here, there are 3 sentences. What is your name? Where do you live? Who is your teacher? इसमें ये 3 शब्द जो पर्पल कलर से हैं, इनका जो WH है वो सेम है और ये बच्चों क्वेश्चन शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक। हम जब क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो इस रूल को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलिएगा। यदि हम इस रूल को फॉलो करते हैं, देन आवर सेंटेंसेस रन स्मूथली, क्लियरली एंड ऑटोमेटिकली। व्हेन वी वांट टू डिराइव अ सर्टेन इंफॉर्मेशन, वी ऑलवेज आस्क WH क्वेश्चंस। अब ये कुछ उनके इंस्टेंसेस हैं, इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। हु मीन्स कौन। जब किसी पर्सन और प्लूरल में पीपल के बारे में बात करेंगे तो हम हु का प्रयोग करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे पर्टिकुलर इवेंट में किसकी भूमिका कैसी है, तो हम वहां हु का प्रयोग करेंगे। हु इज योर टीचर। क्वेश्चन मार्क भी लगाया, देखो बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा वेयर। जब पर्टिकुलर इवेंट कहाँ होना तय हुआ है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उन क्वेश्चन सेंटेंसेस में हम प्रयोग करेंगे वेयर का। वेयर प्लेस के बारे में जानने के लिए, जैसे वेयर इज योर मदर गोइंग, आपकी माँ कहाँ जा रही हैं, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए बिल्कुल यही फॉलो हो रहा है रूल। क्वेश्चन वर्ड हमारा ये लगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये लगा, उसके बाद सब्जेक्ट ये लगा, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज व्हाट। जब हम प्रकरण के होने में ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन के बारे में पता करते हैं तो व्हाट का यूज किया जाता है। व्हाट इज योर टुडेज प्लान। इस तरह के क्वेश्चन बनाने में हम व्हाट का यूज करते हैं। और व्हेन बच्चों कब यूज किया जाता है, कोई पर्टिकुलर इवेंट किस तारीख में और किस डेट में होना तय हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त जब हम करना चाहते हैं तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास, या व्हेन इज योर नेक्स्ट टेस्ट। वाई। जब हम इस प्रकरण को
वाई में यूज करना चाहेंगे कि वाई क्या है, क्यों ये काम होना तय हुआ है, यह जानकारी लेना चाहेंगे, तो हम क्वेश्चन यूज करेंगे वर्ड ये वाला वाई। वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहां क्यों जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो वाई का प्रयोग किया जाता है बच्चों। विच, अब किसी थिंग्स के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में और अबाउट एनी आइडिया, हम जानना चाहते हैं कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, या विच इज योर फेवरेट बुक, आपकी कौन सी बुक सबसे पसंदीदा है, यह मैंने जानना चाहा आपसे, तो मैं किस चीज का प्रयोग कर रही हूं, WH क्वेश्चन में विच का। इस तरह से ये सेंटेंसेस हमने जाने और देखा कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, पेड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाने के साथ हमारे जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो क्लियरली एकदम अपने आप फ्लो करेंगे। किस चीज में, फ्रेमिंग में, इन क्वेश्चन सेंटेंसेस। इस तरह से हम अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे और आप अपनी कॉपी में जरूर बना के देखिएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा। ट्रांसलेशन अपने आप में ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप अच्छे से ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन। व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन बच्चों? कॉम्प्रीहेंशन का क्या मीनिंग होता है? कॉम्प्रीहेंशन इज द अंडरस्टैंडिंग एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज रेड। जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आपने कितना सीखा है, ये कितनी अंडरस्टैंडिंग की है उस टॉपिक की, ये जब आप उसके तहत आए हुए क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टैंड द पैराग्राफ और द कॉम्प्रीहेंशन विच इज गिवन हियर। Here are 4 lines and you will have to read aloud them. Then there are some questions, you will have to answer them. There was a parrot named Mittu. इस parrot का नाम क्या है? मिट्ठू। मिट्ठू loved eating green chilies. और ये हरी मिर्चें खाना बहुत पसंद करता है। It loved to fly. और ये उड़ना भी बहुत पसंद करता है। It had beautiful green feathers and a red beak. इसकी चोंच कैसी है? रेड। नाउ देयर आर 3 क्वेश्चंस, राइट द आंसर्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट? हमें पता है द नेम ऑफ द पैरट इज मिट्ठू। व्हाट डिड इट लव टू ईट? मिट्ठू लव टू ईट ग्रीन चिलीज। व्हाट वाज द कलर ऑफ इट्स बीक? द कलर ऑफ इट्स बीक इज रेड। इस तरह जब आप आंसर करने लग जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन का तो ये छोटा पैसेज है, इसी तरह बड़े बड़े पैसेजेस आपके सामने जब आएंगे तो आप इजीली उसके आंसर करने शुरू कर देंगे और आपको समझ इसकी बढ़ती जाएगी। नाउ देयर इज होमवर्क। पिछली क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था तो वो आपने बहुत अच्छे से किया, बड़ों की सहायता के साथ किया। अभी भी आप बड़ों की सहायता के साथ क्वेश्चन आंसर्स, इसके अलावा एक ऐसा पैराग्राफ लिखिए जिसमें एक्सपीरियंस हो आपके किसी ऐसी जगह के विजिट का जहां आप कार या ट्रेन से गए हों। भाई आप गुलीवर तो है नहीं जो समुद्र की यात्रा करके वहां पहुंच जाएंगे किसी ऐसी लिलीपुट जैसी जगह पर, लेकिन यहाँ आप भारत में किसी भी ऐसी दार्शनिक स्थल पर या ऐतिहासिक स्थल पर या फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण, अपने मौसी के यहाँ, अपनी चाची के यहाँ, अपनी नानी के यहाँ कहीं भी जा सकते हैं, तो उस स्थान का वर्णन अपने शब्दों में करेंगे और वो भी इंग्लिश में। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए जिससे आपका जो राइटिंग है वो स्किल बढ़ेगी और आप धीरे धीरे बड़े बड़े सेंटेंसेस भी लिखना शुरू कर देंगे। राइट एंड लर्न होमोफोन्स, जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है लेकिन शब्द अलग होते हैं बच्चों और उनका मीनिंग भी अलग होता है, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं और ये आपको याद करने हैं।
एक टेबल में तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं, लेकिन अगली टेबल आपको अपने आप बनानी है। आप बुक में से देखिए, जो शब्द एक जैसे आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको लिखिए और याद करिए। नेक्स्ट इज डू प्रैक्टिस ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल बच्चों क्या होता है? सिंगुलर वो होता है जो एक हो, प्लूरल वो होता है जिसमें एस या ईएस या वीईएस ये हम लगा देते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे टूथ का टीथ, फुट का फीट, जहां हमें ये सब चीजें मेमोराइज करनी पड़ती है इंग्लिश में। इसके लिए यहाँ कोई नियम नहीं है। जैसे आपका मैन का वर्ड ही चेंज हो गया, मिन हो गया, वुमन का वीमेन हो गया, और आपका चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। इसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस करिएगा और बड़ों की सहायता लेना बिल्कुल मत भूलना बच्चों। बड़ों की सहायता के साथ आप सारे काम अच्छे से करते चले जाएंगे। उनका आदर करिए, सम्मान करिए। यदि कोई आपका बड़ा भाई बहन या आपकी मम्मी या पापा आपकी हेल्प करते हैं तो हमेशा शुक्रिया भी अदा करना सीखिए। हेयर, अब हमारा गलीवर तो शिप के साथ गया था बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि यातायात के साधनों में हम विभिन्न तरह के साधनों का प्रयोग करते हैं। कुछ जल पे चलते हैं, कुछ थल पे चलते हैं और कुछ वायु में। जो वायु में चलने वाले हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो थल में चलने वाले होते हैं वो लैंड ट्रांसपोर्ट, और जो पानी में चलते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं। यहाँ आपके लिए एक टेबल दी गई है, इसमें वर्ड पजल में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इनको आपको मार्क करना है कि कौन सा थल का है और कौन सा जल का है। तो हम फटाफट ढूंढते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन में कुछ दिख रहा है, मुझे तो दिख गया। दिस इज बोट, ये तो पानी में चलती है। दिस इज कार, दिस ये तो आपने देखी है, कई तरह की होती है, कई रंगों की होती है, कई ब्रांड्स की होती है, और ये कहाँ चलती है? रोड पर। नेक्स्ट इज ट्रक। ट्रक भी बच्चों रोड पे ही चलता है और एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाता है। ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेन। पिछली बार आप ट्रेन में बैठ के कहाँ गए थे? नानी के यहाँ। वेरी गुड। ये देखिए ट्रेन भी आपने देखी है, पहले डीजल वाली चला करती थी, अब इलेक्ट्रिक ट्रेन चला करती है। और तो और मेट्रो भी चलती है। ये देखो मेट्रो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कई जगह चलती है। और सबसे पहली मेट्रो कहाँ बनी थी? इंडिया में कोलकाता में, जो कि अंडरग्राउंड है। नेक्स्ट इज साइकिल। साइकिल तो आपके पास भी है, साइकिल तो हर घर में होती है और इस पे चलते हैं तो सड़क पे ही चलते हैं, ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। नेक्स्ट इज शिप। ये तो पानी में चलती है, हम ये जान चुके हैं चैप्टर में अपने कि शिप में बैठकर गलीवर लिलीपुट पहुंचा था, लेकिन उस शिप का नाम नहीं आप जानते। उस शिप का नाम था एंटीलोप। नेक्स्ट इज एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ चलता है बच्चों? आकाश में। बिल्कुल ठीक जाना। अब ये है स्ट्रीमर। ये पानी के अंदर चलता है बच्चों। जैसे मेट्रो कई जगह जमीन के अंदर चलती है और कई जगह एलिवेटेड होती है, इसी तरह स्टीमर भी पानी के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रैम। ट्रैम कहाँ चलता है? हमारे इंडिया में। पहले मद्रास में भी चलता था, लेकिन कोलकाता में अभी भी चलता है। और कोलकाता कहाँ की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट इज बाइक। बाइक पे तो बैठ करके आप भी इधर उधर गए होंगे। नेक्स्ट, अब हमने आज की क्लास में यह जाना कि हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स, होमोफोन्स, सिंगुलर, प्लूरल, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन सेंटेंसेस। उम्मीद है आप ये सब जानकर अपनी ज्ञान को आगे बढ़ा पाए होंगे। एंड टुडे यू आर एबल टू प्रोनाउंस वर्ड्स, होमोफोन्स, सिंगुलर, प्लूरल एंड क्वेश्चन फ्रेम सेंटेंसेस के बारे में भी जान गए। और इस तरह से आप अपना काम करिएगा। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ इसी समय पर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।